नमस्ते, हमारे YouTube चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल के द्वारा HPRCA TGT आर्ट्स कमीशन 2025 के लिए फ्री ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है। यदि आप भी अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास, दिल्ली सल्तनत, जिसके अंतर्गत सैयद वंश, लोधी वंश, सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था के विषय में चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हमने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश के विषय में चर्चा की। आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। सैयद वंश। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां 1414 से 1421 ईस्वी था। किसने की है सैयद वंश की स्थापना? खिज्र खां ने। उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि रैयत ए आला की उपाधि से ही संतुष्ट था। वह तैमूर के पुत्र शाहरुख को निरंतर भेंट एवं राजस्व भेजता था। उसने कई वर्षों तक शाहरुख के नाम पर खुतबा भी पढ़ा। उसकी मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी को दिल्ली में हुई। खिज्र खां ने अपने पुत्र मुबारक शाह 1421 से 1434 ईस्वी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। ठीक है, खिज्र खां के बाद कौन बना शासक? मुबारक शाह। मुबारक शाह ने शाह की उपाधि धारण की। उसने अपने नाम के सिक्के चलवाए। मुबारक शाह ने यमुना के किनारे मुबारकबाद बसाया। उसने तत्कालीन विद्वान याहिया सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया। याहिया सरहिंदी ने तारीख ए मुबारक शाही लिखा। मुबारक शाह सैयद शासकों में योग्यतम शासक था। इस वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1451 ईस्वी था। ठीक है, सैयद वंश का जो अंतिम शासक था कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। और इसके संस्थापक कौन थे? खिज्र खां। बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में उसे अपदस्थ कर दिल्ली पर लोधी वंश की स्थापना की। ठीक है, सैयद वंश के बाद कौन से वंश का उदय हुआ? लोधी वंश का उदय। ठीक है, किसने किया? बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में उसे अपदस्थ कर दिल्ली पर लोधी वंश की स्थापना की। सैयद वंश का शासन केवल 37 वर्ष का रहा। ठीक है, कितने वर्ष का? 37 वर्ष का। लोधी वंश। बहलोल लोधी ने दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना की। ठीक है, किसने की है दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना? बहलोल लोधी ने। मध्यकालीन में भारत में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना लोधियों ने ही की। बहलोल लोधी 1451 से 1489 ईस्वी। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक बहलोल लोधी था। वह बहलोल शाह गाजी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। वह अफगानों की एक महत्वपूर्ण शाखा शाह खेल से संबंधित था। उसकी महत्वपूर्ण सफलता जौनपुर राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिलाना था। बहलोल ने बहलोली सिक्के चलवाए, जो अकबर के पहले तक उत्तर भारत में विनिमय का मुख्य साधन बना रहा। वह अमीरों को मनपसंद ए अली पुकारता था। क्या पुकारता था अमीरों को? मसनद ए अली। वह उसका अंतिम आक्रमण ग्वालियर पर हुआ। ग्वालियर से वापस आते हुए जलाली के निकट जुलाई 1489 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, बहलोल लोधी जो है उसकी मृत्यु कब हुई? 1489 ईस्वी में, ग्वालियर से वापस आते हुए जलाली के निकट। सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी का समय है 1489 से 1517 ईस्वी। बहलोल की मृत्यु के बाद उसका पुत्र निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से 17 जुलाई 1489 ईस्वी को दिल्ली का शासक बना। ठीक है, जो सिकंदर लोधी था उसका नाम क्या था? निजाम खां। उसने आगरा शहर की स्थापना की। किसने की है आगरा शहर की स्थापना? सिकंदर लोधी ने। आगरा में बादलगढ़ का किला बनवाया।
1506 ईस्वी में आगरा सिकंदर लोदी की राजधानी बनी। सिकंदर लोदी गुलरुखी के नाम से फारसी में कविताएं लिखता था। उसके समय में गायन विद्या के एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई। उसने एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद कराया। इस ग्रंथ का नाम फरहंदे सिकंदरी रखा गया। उसने पैमाना गज ए सिकंदरी शुरू किया जो 30 इंच का होता था। सिकंदर ने अनाज पर ज़कात लेना बंद करवाया। उसने ब्राह्मणों से फिर से जजिया लेना शुरू किया। उसने नगरकोट के ज्वालामुखी की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को मांस तोलने के लिए कसाईयों को दे दिया। उसने मुहर्रम का ताजिया निकालना बंद कर दिया। मुस्लिम स्त्रियों को पीरों एवं संतों की मज़ारों पर जाने से रोक दिया। सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी में आगरा में हुई। लोदी वंश का अन्य शासक है इब्राहिम लोदी। इसका समय है 1517 से 1526 ईस्वी। इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी का पुत्र था। यह लोदी वंश का अंतिम शासक था। प्रमुख अफगान सरदार दौलत खान लोदी, पंजाब का सूबेदार और इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खान ने इब्राहिम की सत्ता समाप्त करने के उद्देश्य से काबुल के शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। ध्यान रखना है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य में हुआ? बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ 12 अप्रैल 1526 को। इस युद्ध में इब्राहिम की हार हुई तथा वह मारा गया। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के लोदी वंश एवं दिल्ली सल्तनत समाप्त हुआ। भारत में मुगल सत्ता की स्थापना हुई। लोदी वंश की समाप्ति पर जो मुगल सत्ता है उसकी स्थापना हुई। अमीर खुसरो का जन्म 1523 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था अमीर खुसरो का जन्म? 1523 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली नामक स्थान पर। उसका पूरा नाम अबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो था। क्या नाम था खुसरो का पूरा नाम? अबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो। उसने कुल 9 सुल्तानों का शासनकाल देखा। वह निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने फारसी काव्य शैली सबक हिंदी या हिंदुस्तानी शैली को जन्म दिया। वह स्वयं को तोता हिंद कहता था। अमीर खुसरो ने भारतीय वीणा एवं ईरानी तंबूरे को मिलाकर सितार बनवाया। ठीक है, जो सितार है सबसे पहले किसने बनाया था? अमीर खुसरो ने। यह था लोदी वंश। अब है सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था। कैसी थी? केंद्रीय शासन का प्रधान सुल्तान होता था। उत्तराधिकारी का कोई निश्चित नियम नहीं था। प्रमुख अधिकारी और उनके कार्य: वजीर, प्रधानमंत्री, ठीक है, जो प्रधानमंत्री उसे वजीर कहते थे, और उसका कार्य होता था राजस्व विभाग का प्रधान होता था वो दीवान ए वजारत कहते थे उसे। आरिज ए मुमालिक, वो कौन होता था? सेना विभाग का प्रधान दीवान ए अर्ज। हबीर ए खास अमीर मुंशी होता था शाही पत्र व्यवहार विभाग का प्रधान दीवान ए इंशा। दीवान ए रसालत, विदेशी वार्ता और कूटनीतिक संबंधों की देखभाल करने वाला अधिकारी। सद्र उस सुदूर, धर्म विभाग का विभाग। काजी उल कजात, न्याय विभाग का प्रधान। बरीद ए मुमालिक, गुप्तचर विभाग का प्रधान। अमीर ए आखुर, अश्वशाला का प्रमुख। मुंसिफ ए मुमालिक, महालेबाकार। अमीर ए मुजलिस, शाही उत्सवों का प्रबंध करता। खाजिन किसे कहते थे? आय का संग्रह करता। प्रमुख विभाग एवं उनके कार्य: दीवान ए वजारत वित्त विभाग होता था। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग। दीवान ए इंशा पत्राचार विभाग। दीवान ए मुस्तखराज राजस्व विभाग।
दीवान ए रसालत विदेश विभाग, दीवान ए खैरात दान विभाग, दीवान ए अमीर कोही कृषि विभाग, दीवान ए बंदगान दासों का विभाग, दीवान ए इश्तिहाक पेंशन विभाग, दीवान ए वकूफ व्यय विभाग को कहते थे। जो सल्तनतकालीन कर व्यवस्था है, दिल्ली सुल्तानों के समय कुछ विशेषकर इस प्रकार थे। सबसे पहले है उश्र, मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर, खराज गैर मुसलमानों पर भूमि कर, खम्स लूट में प्राप्त धन, ज़कात मुसलमानों पर धार्मिक कर, जजिया गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर। सेना की दशमलव प्रणाली, रसखेल 10 घुड़सवारों का प्रधान, उसे रसखेल कहते थे। 10 सरखेलों का प्रधान, उसे सिपह सालार कहते थे। 10 सिपह सालारों का प्रधान अमीर, 10 अमीरों का प्रधान मालिक, 10 मालिकों का प्रधान खान, सभी खानों का प्रधान सुल्तान। इक्ताओं का शासन, प्रांतों का इक्ता के नाम से पुकारा जाता था। जो सल्तनतकालीन शासन था उसमें प्रांतों को इक्ता के नाम से पुकारा जाता था। इक्ताओं को शिकों से विभाजित किया जाता था। जो इक्ता है उसे शिकों में विभाजित किया गया। शिकों का प्रमुख सैनिक अधिकारी शिकदार होता था। शिकों में परगना में विभाजित किया जाता था। ठीक है, जो शिकों को किसमें परगना में विभाजित किया जाता था। परगना का मुख्य अधिकारी अमील होता था। शासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। उसका खुद भूस्वामी एवं मुकद्दम मुख्य अधिकारी थे। प्रांतीय या सूबे के स्तर के अधिकारियों को वली मुक्ता अमीर या मलिक पुकारा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के समय दीवान ए वजारत ने इक्ताओं की आय पर अपना नियंत्रण रखा। अंततः इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया। फिरोज तुगलक ने इक्ता प्रथा को दोबारा शुरू किया। कारखाना, दिल्ली सुल्तानों ने विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए अनेक कारखाने खोले थे। इन कारखानों में बनने वाली वस्तुएं अमीरों और अन्य धनवान व्यक्तियों को बेची जाती थी। इससे सुल्तान की आय में वृद्धि होती थी। अफीफ के अनुसार 2 तरह के कारखाने थे। रातीबी, इनमें काम करने वाले व्यक्तियों को निश्चित वेतन दिया जाता था। गैर रातीबी, यहाँ काम करने के अनुसार धन दिया जाता था। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो। धन्यवाद।